प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल अनसॉल्व्ड पेपर को हल करेंगे। सन 2023 सेट 1 संकेतांक 822 डीवी, जिसके खंड आ, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं, का पहला प्रश्न दिया है। क्या किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए देखें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हम जानते हैं पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर माशा गुणे लाशा होता है। तो इस क्रम से देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है, ए गुणे बी, अर्थात पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक बराबर माशा ए बी, अर्थात दोनों व्यंजकों का माशा गुणे दोनों व्यंजकों का लाशा। तो प्रश्न 1 का ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 1 का ऑप्शन डी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो कह रहा एक परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव अपरिमेय संख्या होगा। इसमें ऑप्शन बी सही है। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, यदि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7 तो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 में दिया है m बराबर 5, n बराबर m प्लस 7, m का यदि हम मान रख लें तो 5 प्लस 7 बराबर 12। अब पूछ रहा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, देख रहे हैं अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और यदि यहाँ पर हम m और n का मान रख दें तो बराबर अंडर रूट m का मान देख रहे हैं 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस n का मान 12 मिला, 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे 169 मिलेगा और 169 का वर्गमूल 13। इस प्रकार से अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान 13 के बराबर होगा, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 3 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद चौथा देख रहे हैं स्टार लगा है। इस चौथे प्रश्न में स्टार लगा है कि स्टार लगे हुए प्रश्न इस समय यूपी बोर्ड से हटा दिए गए हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। क्या किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। तो किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य आशक्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो प्रश्न 4 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद पांचवा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो रेखाएं, देखें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ये जो हमारा प्रतिबंध दिया है ये दो रेखाओं के समपाती होने का है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न 5 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, देख रहे छठे प्रश्न में दिया है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 में किसी संख्या का 1/3 संख्या मान लेंगे यक्ष है, माना संख्या यक्ष है। आप प्रश्न में कह रहा संख्या का 1/3, यदि हम संख्या का 1/3 लिखें तो यक्ष का 1/3 यक्ष बटे 3 और यही बराबर कह रहा 21 के है। तो इस प्रकार से यक्ष बराबर हो जाएगा 21 गुणे 3, 21 में 3 से गुणा कर देंगे तो 21 त्रिक 63। तो इस प्रकार से वह संख्या 63 होगी। 63 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 6 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद हम 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो
तो P का मान होगा। क्योंकि द्विघात समीकरण का मूल दिया है, इसलिए x के स्थान पर यदि -2 रख दें तो समीकरण संतुष्ट होगा और इससे P का मान मिल जाएगा। तो यदि हम देखें प्रश्न नंबर 7, देख रहे इसमें समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण है x² + 2x - p बराबर 0। चूँकि इसका एक मूल -2 है, इसलिए x बराबर -2 रखने पर x बराबर -2 रख देंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 -p बराबर 0। सरल करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 दुनाई 4 -p बराबर 0। तो देख रहे हैं 4 प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से p बराबर 0 प्राप्त हो जाता है और 0 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 7 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो ये त्रिभुज होंगे। वर्तमान में यह प्रश्न पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, फिर भी हम जानते हैं ये प्रमेय थी। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी समरूप होगा। क्या त्रिभुज होंगे, वो त्रिभुज समरूप होंगे। तो प्रश्न 8 का ऑप्शन सी सही है। तो इस प्रकार से प्रश्न 8 में ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, 9वें में कह रहा है x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में दिया है, कह रहा x अक्ष पर स्थित बिंदु। तो यदि बिंदु x अक्ष पर है, हम जानते हैं कि x अक्ष पर स्थित बिंदु में कोटि y का मान 0 होता है। इस प्रकार से अगर देखें कोटि y 0 होगी तो कोट y 0 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर बी और विकल्प नंबर सी में है। तो इस प्रकार से ए और डी तो पहले ही गलत हो जाते हैं। अब बी सी की हम जांच कर लेंगे। पहले देखिए यदि बिंदु बी, इन दोनों बिंदुओं से दूरी निकाली जाए बिंदु बी की, तो -7 -2, पहले हम परीक्षण करेंगे बिंदु बी का। बिंदु बी है -7 0 और देख रहे हैं दिए हुए बिंदुओं में पहला बिंदु है 2 -5। इनके बीच की दूरी निकालते हैं, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, -7 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 + 5 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं -7 - 2 -9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 का स्क्वायर 25, जोड़ लेंगे तो 5 1 6 8 2 10 106 मिल जाता है। इसी प्रकार से -7 0 की यदि हम -2 9 से दूरी निकालें, -7 0 की 2 9 से यदि दूरी ज्ञात करें तो इसका मान मिल जाएगा √-7 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं -9 का स्क्वायर 81 प्लस -9 का स्क्वायर 81। तो ये हमारा 1 1 2 8 8 16 √162। देख रहे हैं दोनों समान नहीं हैं, तो इसलिए विकल्प बी सही नहीं है। इसके बाद शेष बचता है विकल्प सी। तो निश्चित रूप से विकल्प सी सही होगा, क्योंकि पहला ए और डी पहले ही संभव नहीं है, क्योंकि इनमें कोटि 0 नहीं है। तो बी सी संभव थे, जिसमें बी हम देख रहे हैं दिए हुए विकल्प की दोनों बिंदुओं से दूरियां समान नहीं है, इसलिए इसका विकल्प सी सही होगा। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB = AC।
हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण समान होंगे। ए बी के सामने कोण सी और ए सी के सामने कोण बी, तो कोण बी बराबर कोण सी होगा। तो देख रहे हैं जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 10 का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न भी देख रहे हैं वर्तमान में यूपी बोर्ड से पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो देख रहे हैं जबकि दिया है, इसको हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। 11वें प्रश्न में त्रिभुज एबीसी में तीनों भुजाओं की माप दी है, कोण बी होगा। तो यदि इसमें हम सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर निकालें, प्रश्न नंबर 11 देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा AC 12 है, AC का स्क्वायर ज्ञात करें तो 12 का स्क्वायर 144 मिल जाएगा। इसके बाद अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग निकालेंगे तो अन्य दो भुजाएं AB और BC हैं। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मान रख दें। AB देख रहे हैं 6√3, 6√3 का स्क्वायर प्लस BC देख रहे हैं 6 है, 6 का स्क्वायर, 6√3 का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 में 36 से गुणा करेंगे, 3 × 18, 3 × 9 1 10, 108 प्लस 36 देख रहे हैं 144। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। इससे स्पष्ट हो गया कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। देख रहे हैं कोण बी पूछ रहा है तो सबसे बड़ी भुजा AC के सामने का कोण बी होगा, तो बी समकोण होगा अर्थात 90 अंश। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 का ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 11 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। देख रहे हैं इसमें भी स्टार लगा है, तो वर्तमान में पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। फिर भी आप समझ लें इस प्रकार से इसका हल होगा। तो यदि देखें प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 को यदि हम हल करें, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज दिया है। देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज जिसमें प्रत्येक भुजा कह रहा 2A है, तो यदि शीर्ष से आधार पर लंब डाल दें, प्रत्येक भुजा 2A थी, लंब डालने से समद्विभाजित हो जाएगी, A में बढ़ जाएगी। अब ये शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। AD बराबर मिल जाएगी √AB का होल स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर मान रख दें। AB 2A का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो देख रहे हैं 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा 3A स्क्वायर √3A स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे A√3 और A√3 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर A पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 13वां प्रश्न है। क्या यदि sin A बराबर cos A तो A का मान होगा। देख रहे हैं sin A बराबर cos A पक्षांतर करेंगे, बटे में लाएंगे तो sin A बटे cos A tan A बन जाएगा। और इधर एक tan A बराबर 1 tan में 45 अंश का मान होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो प्रश्न 13 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न में कह रहा है A बराबर 30 अंश, तो 1 + tan स्क्वायर A अपान 1 + cot स्क्वायर A का मान होगा। तो यहाँ पर यदि हम A का मान रख दें तो देख रहे हैं A बराबर 30 अंश दिया है। प्रश्न नंबर 14, 1 + tan स्क्वायर A का मान 30 अंश रख देंगे अपान 1 + cot स्क्वायर 30 अंश, सरल करेंगे 1 +
tan 30 अंश का मान जानते हैं 1/√3 स्क्वायर करेंगे 1/3 अपान 1 प्लस cot 30 का मान √3 स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर 3। सरल कर लें तो देख रहे हैं सरल करने पर 1 में 1/3 जोड़ेंगे 4/3 और 1 + 3 4 4 4 कट जाएगा बराबर 1/3 और 1/3 हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 14 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, कह दिए गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देख रहे हैं गोले की त्रिज्या को कह रहा दुगना कर दिया जाए, मान लेंगे प्रश्न नंबर 15 गोले की त्रिज्या को यदि r माना जाए, फिर कह रहा गोले की त्रिज्या दुगना कर दिया जाए तो दुगना करने की स्थिति में 2r हो जाएगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं प्रारंभिक स्थिति में 4πr² मिलेगा और जब त्रिज्या 2r हो जाएगी तो 4π × 2r का होल स्क्वायर। सरल करेंगे तो देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 4 चौक 16 16πr²। ये त्रिज्या दुगनी करने के पश्चात मिलेगा। अब यदि हम इसमें वृद्धि निकालें, वृद्धि 16πr² से 4πr² घटा देंगे तो इसका मान मिल जाएगा 12πr²। अब प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो प्रतिशत वृद्धि बराबर जानते हैं, प्रतिशत वृद्धि बराबर होगी वृद्धि अर्थात 12πr² इंटू देख रहे हैं प्रतिशत हमको 100 भी ज्ञात करना है बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल था 4πr²। सरल करेंगे πr² कैंसिल हो जाएगा 4 3 12 3 का गुणा 100 में किए तो 300% मिल जाएगी, यही बराबर मिल जाएगा 300%। और 300% देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 15 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद फिर हम देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वें प्रश्न में क्या दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है तो वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। अब देख रहे हैं प्रश्न नंबर 16, देख रहे हैं इसमें भी स्टार लगा है तो इसका अर्थ है कि पाठ्यक्रम से बाहर है। फिर भी देख लेते हैं, आसान प्रश्न है। व्यासों का अनुपात दिया है, परिधियों का अनुपात पूछ रहा है तो पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि बराबर, परिधि बराबर पढ़ें 2πr, परिधि बराबर 2πr। लेकिन चूंकि यहाँ व्यास का अनुपात दिया है और व्यास के पदों में होते हैं पाई गुणे व्यास, पाई गुणे पहले वृत्त का व्यास मान लीजिए d1 है बटे दूसरे वृत्त का व्यास पाई गुणे d2 मान ले, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। और देख रहे हैं दोनों का अनुपात 4:9 है तो d1 4:9। तो देख रहे हैं जो व्यास का अनुपात है वही अनुपात परिधि का भी होगा तो 4:9 विकल्प बी सही है। तो प्रश्न 16 का विकल्प बी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में देख रहे हैं क्या निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। सारणी में वर्ग अंतराल और बारंबारता है तो इससे हम माध्य निकालेंगे। यदि माध्य के लिए देखें तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल देख रहे हैं, वर्ग अंतराल में दिया है 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8,
8 से 10, इनका हम मध्यमान निकालेंगे जिसे संकेत यक्ष देते हैं। तो मध्यमान में देख रहे हैं 0 से 2 का मध्यमान, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दिया जाए, 1 मिल जाएगा। 4 2 6 बटे 2 करेंगे 3, 6 4 10 का आधा 5, 14 का आधा 7 और 18 का आधा 9। इस प्रकार से ये मध्यमान मिल जाएंगे। बारंबारता दी है, देख रहे बारंबारता का मान है क्रमशः 3 3 1 5 4 7। इसके बाद हम इसमें एक कॉलम और बनाएंगे, बारंबारता प्रतीक एफ इंटू यक्ष का, एफ गुणे यक्ष। देख रहे हैं 3 और 1 का गुणनफल 3, फिर 3 और 1 का गुणनफल 3, फिर 5 और 5 का गुणनफल 25, 7 चौक 28, 9 सत्ते 63। अब एफ और यक्ष के गुणनफल का योग और बारंबारता का योग देख रहे हैं। पहले सिग्मा एफ निकालते हैं। 3 1 4 5 9, 9 4 13 7 20, सिग्मा एफ 20 मिल जाएगा। सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, 3 3 6 5 11, 11 8 19 और 19 3 22। हासिल देख रहे हैं 2 मिला, 2 2 4, 2 6 6 12, 122। अब समांतर माध्य का फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, मान रख देंगे 122 बटे 20, 2 से यदि काट दें 2 दहम 20, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 10 से भाग देंगे, देख रहे हैं 6.1। तो 6.1 हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 17 का ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 17 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद हम देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वें प्रश्न में दिया है कह रहा किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1। तो देख रहे हैं माध्य बराबर दिया है, माध्य बराबर 24.1 और इसके बाद बहुलक 28 दिया है। माध्यक पूछ रहा है, तो माध्य माध्यिका और बहुलक में हम जानते हैं संबंध होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। ये माध्य माध्यक और बहुलक के बीच संबंध है, इसी में मान रख दें। बहुलक देख रहे हैं दिया है, बहुलक का मान 28 है, बहुलक के स्थान पर 28 बराबर 3 गुणे माध्यक ज्ञात करना है, माइनस 2 गुणे माध्य 24.1। सरल कर लेंगे तो 28 बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 24.1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 24 दुनाई 48। पक्षांतर करेंगे तो देख रहे हैं पक्षांतर करने पर 28 माइनस में पक्षांतर में प्लस में आ जाएगा 48.2 और 3 इधर गुणा में है, लाएंगे पक्षांतर में भाग में मिल जाएगा बराबर माध्यक। अब यदि हम सरल करें तो देख रहे हैं माध्यक बराबर 28 में 48.3 जोड़ेंगे 0.3, 8 8 16, 4 2 6 1 7 बटे 3। काटेंगे देख रहे हैं 3 दुनाई 6, 16 हो गया, 3 पचे 15, फिर 1 13, 3 चौको 12, तो 25.4 के आसपास मिलेगा। तो देख रहे हैं ये हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी
सही है। तो प्रश्न 18 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है। 19वें में कह रहा वर्ग अंतराल बारंबारता दिए हैं, उपरयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इसमें देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता 23 है, जो कि वर्ग अंतराल 20 से 30 की है, इसलिए बहुलक वर्ग 20 से 30 होगा, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर है। तो इस प्रकार से प्रश्न 19 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्न में देख रहे हैं कह रहा माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। तो ये संबंध हमने पढ़ा है, माध्य माध्यक और बहुलक के बीच बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। इस प्रकार से प्रश्न 20 का भी ऑप्शन बी सही है। शेष खंड ब के प्रश्नों को हम अगले भाग में हल करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।